साइकोलॉजिस्ट वर्ड यूज करते हैं ना, ये जो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, ये सिर्फ उन्हीं के लिए यूज होती है जिनके पास आरसीआई का लाइसेंस होता है। नहीं, ये एक कंफ्यूजन है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अपने बीच रास्ते में ही गिव अप कर देते हैं, जो कि आपको नहीं करना है। तो अगर आप इग्नू से एमए साइकोलॉजी कर रहे हैं तो आपके पास बहुत सारे पाथवेज हैं, बस आपको। हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाइव डियर लर्नर्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू बिकम अ नॉन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इन इंडिया। ये जो टर्मिनोलॉजी आप सुन रहे हैं, नॉन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, इसे सुन के आपको लगेगा कि ये कैसी टर्मिनोलॉजी है, हम तो सभी साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। साइकोलॉजी की फील्ड में आगे आने के बाद आपको पता चलता है कि बहुत सारे प्रोफेशंस ऐसे होते हैं जो नॉन क्लिनिक से एसोसिएटेड होते हैं, और उससे करने के लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपका आरसीए लाइसेंस होना ज़रूरी हो, क्योंकि इस फील्ड में सही इन्फॉर्मेशन देने वालों की कमी है, मिसकंसेप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, और ऐसे र्यूमर्स को स्प्रेड कर देते हैं स्टूडेंट्स आपस में ही कि वो ट्रू लगने लगती हैं, ऐसा लगता है कि ये बातें सच होंगी। तो इस वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, मैं देख रही थी कि अभी रिसेंटली जब यूजीसी का नोटिस आया, उसके बाद मैंने देखा कि कई स्टूडेंट्स बिना किसी एविडेंस के अपने कोर्स से विड्रॉ करने लगे, एडमिशन वापस लेने लगे, परेशान होने लगे, पैनिक क्रिएट होने लगा, जबकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे कि आप किस तरह से एक नॉन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग इस तरीके की फील्ड में वर्क कर भी रहे होंगे, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो एक नॉन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट टर्मिनोलॉजी अलग से यूज़ होती है। तो चलिए आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो नॉन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो आप कैसे बन सकते हैं, उसके लिए कौन-कौन सी एजुकेशन जो है वो रिक्वायर्ड है, क्या-क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको ये भी बता दूँ कि क्योंकि आरसीआई से आपका इसमें अप्रूव्ड होना या आरसीआई लाइसेंस्ड होना ज़रूरी नहीं होता है, तो वैरायटी ऑफ जॉब्स होती हैं, और वैरायटी ऑफ जॉब्स के साथ आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं, और रिकॉग्निशन आपको वही साइकोलॉजिस्ट वाला ही मिलता है। आप साइकोलॉजिस्ट ही होते हैं इनफैक्ट, तो कोई कन्फ्यूजन की यहाँ पे बात नहीं है। बहुत सारे एरियाज़ हैं जैसे कि रिसर्च, टीचिंग, काउंसलिंग के एरियाज़ बहुत ज़्यादा हैं, इसकी अपनी एक अलग ही रेंज है। तो ये वो एरियाज़ हैं जिनमें आप वर्क कर सकते हैं एज़ अ काउंसलर, और आपको आरसीआई के लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक वीडियो मैंने रिसेंटली पोस्ट किया था जिसमें मैंने ये स्पेसिफिकली डिटेल में बताया था कि इग्नू से एमए करने के बाद, क्योंकि इग्नू एमए पे मैं इसलिए फोकस करती हूँ क्योंकि लाइफ में एक लंबे फेज़ के बाद बहुत वक़्त गुज़र जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग जो होते हैं वो लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ के क्रॉस आने की वजह से, या फिर इंटरेस्ट आ जाने की वजह से, या ह्यूमन की जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना बिहेवियर की, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए साइकोलॉजी पढ़ना शुरू करते हैं। पहले तो वो सिर्फ़ पढ़ना शुरू करते हैं, मगर धीरे-धीरे उनके अंदर इच्छा जागने लगती है कि हम भी काउंसलर बन जाते, हम भी साइकोलॉजिस्ट बन जाते। फिर उन्हें पता चलता है कि ये कोई आरसीआई नाम की चीज़ होती है। अच्छा, इससे हमारा अप्रूव्ड होना ज़रूरी है, हमारे पास अगर आरसीआई का लाइसेंस नहीं होगा तो हम साइकोलॉजिस्ट नहीं कहला सकते। इन सब कन्फ्यूजन में आकर वो कई बार या तो गिव अप कर देते हैं, या फिर सही इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से उनका काम आगे हो नहीं पाता। तो जो नॉन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं जिनमें आपको आरसीआई से अप्रूव्ड होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे बहुत सारे जो एरियाज़ हैं वो होते हैं। मैंने नोट किए हुए हैं अपने पास में काफ़ी सारे, तो मैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि बहुत सारे काउंसलिंग के ऐसे एरियाज़ हैं जो नॉन क्लिनिकल सेटिंग्स में चलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करूँ, रिलेशनशिप काउंसलिंग, लाइफ कोचेस जो होते हैं। इसके अलावा आप करियर काउंसलिंग, इसके लिए आपको कोई आरसीआई के लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। अगर आप करियर काउंसलिंग लेवल पर अच्छे हैं, अगर आपको एकेडमिक लेवल पे बहुत अच्छी नॉलेज है, तो आप ऐसे ही स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपना खुद का भी वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। आप जो है वो या फिर किसी ऑर्गेनाइज़ेशन से जुड़ के कर सकते हैं। अब जब ऑर्गेनाइज़ेशन की बात आई है तो मैं आपको बता दूँ कि टीचिंग के लिए स्कूल में स्पेसिफिकली बहुत सारे काउंसलर्स रखे जाते हैं। अभी मैं आऊँगी इस बात पर भी कि क्या हमें जो है वो डिग्रीज़ रिक्वायर्ड हैं उसके लिए, और इग्नू एमएपीसी का उसमें रोल कितना रहेगा, ये भी मैं आपसे ज़रूर बात करने वाली हूँ। तो जब हम ऑर्गेनाइज़ेशन की बात करते हैं, तो ऐसे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, या फिर बड़े सिटीज़ में आप चले जाइए, वहाँ बहुत जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं, तो वो आपको हायर करते हैं। आईओ साइकोलॉजी से अगर आपने किया हुआ है तो आप ऑलमोस्ट एचआर के इक्विवेलेंट आप जॉब कर सकते हैं। ये पोस्ट आप ले सकते हैं। खैर, ये तो हमारा फिर कुछ ज़्यादा ही नॉन क्लिनिकल हो गया, लेकिन मैं भी साइकोलॉजी के लेवल पे बात करूँ तो वो भी काउंसलर्स हायर करते हैं अपने ऑफ़िस के लिए, अपने वर्क प्लेस के लिए उनको ज़रूरत होती है, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की ज़रूरत होती है, वहाँ पे आप काम कर सकते हैं। रिसर्च में तो क्लियर है, मैंने एक पूरा वीडियो ही इस पर बनाया है कि रिसर्च की फील्ड में आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप उस फील्ड में आगे जाना चाहते हैं तो आप आराम से जा सकते हैं। बात करते हैं कि कौन-सी वो डिग्रीज़ हैं जो रिक्वायर्ड हैं। अगर आपने शुरुआत से बीए किया हुआ है, जो है अपना बीएससी किया है साइकोलॉजी में, तो वो प्लस होता ही है हमेशा। लेकिन अगर नहीं भी किया है,
अगर आपने डायरेक्ट इग्नू एमएपीसी में एडमिशन ले लिया है, आप एमए साइकोलॉजी कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो आप पूरी तरीके से इन सारे रोल्स के लिए एलिजिबल हैं। मीन्स आप एक रिलेशनशिप काउंसलर बन सकते हैं, आप एक जो है चाइल्ड काउंसलर बन सकते हैं, आप डाइट के रिगार्डिंग, स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग बहुत सारे वेरियस एरियाज़ होते हैं जहाँ पे आप वर्क कर सकते हैं और उसमें बिल्कुल भी आरसीआई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है। स्कूल, कॉलेजेस, एनजीओज़, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एचआर डिपार्टमेंट्स, कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स, ये सब वो एरियाज़ हैं, सोशल एक्टिविटीज़ जो होते हैं, वहाँ पे आप उनके संग जुड़ सकते हैं। तो वैरायटी ऑफ एरियाज़ हैं, आप अपने इंटरेस्ट के बेसिस पर कर सकते हैं। अच्छा, फ़र्क ये आता है कि कई तो ऐसे भी प्रोफ़ेशंस हैं यहाँ पे, जिसमें आप बहुत हद तक डायग्नोज़ भी करेंगे, राइट? आप बहुत सारे असेसमेंट टूल्स का भी यूज़ करेंगे, जैसे अब स्टूडेंट्स की बात आती है या फिर जब हम काउंसलिंग की बात करते हैं, रिलेशनशिप काउंसलिंग की, डिफरेंट टाइप के टेस्ट यहाँ पे अप्लाई करते हैं। आप बहुत क्लोज़ली वर्क कर सकते हैं जो हमारे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनके। लेकिन आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं कहलाएँगे क्योंकि आपके पास आरसीआई का लाइसेंस नहीं है। तो उस डिफ़रेंस की वजह से आप अगर इस फ़ील्ड में कुछ आगे करना चाहते हैं, तो उसे छोड़िए बिल्कुल भी मत, क्योंकि आप बहुत सारे जो पॉज़िटिव साइकोलॉजी के इंटरवेंशंस हैं, अप्लाइड पॉज़िटिव साइकोलॉजी है, रिसर्च है, करियर गाइडेंस है, इन सब में आप अपना जो है वो साइकोलॉजी की डिग्री का यूज़ कर सकते हैं और अच्छा अर्न कर सकते हैं। क्योंकि साइकोलॉजी की जो डिग्री है ना जिसके पास होती है, वो पर्सन बहुत वैल्यूएबल होता है। साइकोलॉजी कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि जिसे आपने पढ़ा और साइड में कर दिया। आप किसी को बताएँगे ना कि आपने साइकोलॉजी से पढ़ा है, तो वो पर्सन आपकी वैल्यू भी उसी तरीके से होने लगती है। फिर उसके अलावा अगर आप रिसर्च की फील्ड में जाना चाहते हैं, तो जस्ट एमए इज़ नॉट इनफ। फिर आप नेट क्वालीफाई करेंगे, आगे रिसर्च में पीएचडी में एडमिशन लेंगे, तो वो पाथ आपके लिए पूरा क्लियर है। उसमें आप आगे चल के लेक्चरर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास होते हैं, वो आप जानते ही हैं कि आगे पीएचडी में करके आप कैसे-कैसे चीज़ों को कर सकते हैं। स्कूल लेवल पर वेलनेस टीचर्स होते हैं, अपॉइंट होते हैं, इन सब के लिए आप एलिजिबल हैं। एकेडमिक लेवल पर तो है, मैंने वीडियो में अलग से बताया ही था, जैसे मैंने आपको बताया। इसके अलावा सीबीएसई जो है वो अलग से अपॉइंट करता है डिफरेंट काउंसलर्स को, वहाँ पे आप एलिजिबल होंगे। इग्नू एमए-पीसी के बाद अगर आपने पीजी डिप्लोमा किया है, कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अगर आपने किया है, करियर एंड काउंसलिंग में गाइडेंस काउंसलिंग का डिप्लोमा होता है और भी कई सारे होते हैं। अगर वो सब आपने किए हैं तो आपको डेफिनेटली इस फील्ड में जॉब्स भी मिलेंगी और आप बहुत अच्छा करेंगे। तो रिलेशनशिप एंड फैमिली काउंसलर हो गया, करियर काउंसलर, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट जो कि मोटिवेशन, क्लासरूम मैनेजमेंट, स्पेशल एजुकेशन के जो टीचर होते हैं वो भी आप बन सकते हैं। एनजीओ साइकोलॉजिस्ट, कम्युनिटी लेवल पर आप वर्क कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं करने में तो। और ये बहुत सारे जो एरियाज़ हैं उनमें आप वर्क कर सकते हैं। अभी रिसेंटली मैं कहीं की एक गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज़ देख रही थी, तो वहाँ पे मैंने देखा कि ये जो क्रिमिनल साइकोलॉजी से रिलेटेड जो कोर्सेज़ होते हैं, ये माँगे गए थे उस गवर्नमेंट जॉब में। और वहाँ पे मैंने देखा कि स्पेसिफ़िकली इसकी रिक्वायरमेंट थी कि अगर आपने एमए साइकोलॉजी किया हुआ है और उसके साथ में आपने अगर क्रिमिनल साइकोलॉजी में भी डिप्लोमा लिया हुआ है, तो आप सोचिए, हमें लगता है कि वो डिप्लोमा हमने ले लिया, बड़ा यूनिक है, कहीं उसकी ज़रूरत नहीं है, मगर आप जब पढ़ते हैं तो वो कहीं न कहीं काम आते हैं। गवर्नमेंट जॉब की मैं बात कर रही हूँ, स्पेसिफिकली बताऊँगी कि किस जॉब के लिए मैंने देखा था वो नोटिफ़िकेशन। और जो है इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो बहुत सारी वैरायटी ऑफ एरियाज़ हैं जहाँ पर आप एक नॉन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, जिसको हम एक सिंपल लैंग्वेज में काउंसलर्स कहते हैं या साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं। कभी भी ये मत सोचिए कि अगर हम साइकोलॉजिस्ट वर्ड यूज़ करते हैं ना, ये जो टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, ये सिर्फ़ उन्हीं के लिए यूज़ होती है जिनके पास आरसीआई का लाइसेंस होता है, नहीं। ये एक कन्फ्यूज़न है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अपने बीच रास्ते में ही गिव अप कर देते हैं, जो कि आपको नहीं करना है। तो अगर आप इग्नू से एमए साइकोलॉजी कर रहे हैं, तो आपके पास बहुत सारे पाथवेज़ हैं, बस आपको थोड़ा-सा चीज़ों के बारे में जानना है, इन्फॉर्मेशन लेनी है, थोड़ा-सा ओपन कीजिए अपने माइंड को कि आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले सकें और उस बात पे आगे बढ़ सकें। तो मैं हमेशा सपोर्ट करती हूँ कि साइकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें सबको पढ़ना चाहिए, नॉलेज के लिए ही पढ़ना चाहिए और कुछ नहीं तो। तो आप पढ़ते रहिए और कोई भी डाउट, कोई भी कमेंट है, कोई भी क्वेरी है आपकी, तो वो कमेंट में ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा। मैं ज़रूर पढ़ूँगी और आपको आंसर करूँगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।